नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक महान हस्ती पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर बात करेंगे। जी, जिन्हें लोग प्यार से हिमालय पुत्र भी कहते हैं। हाँ, और आज हम उनके जीवन और उनके काम, जो लेगेसी उन्होंने छोड़ा है, उस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन के जो अहम पड़ाव हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। और हमारा मकसद यही है कि उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को समझें। मतलब वो एक वकील थे, फिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, हाँ, फिर एक कुशल प्रशासक बने, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रहे, और फिर भारत रत्न तक का सफर। हाँ। तो ये पूरा सफर समझना है। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। उनका जन्म, जैसा मैंने कहा, 10 सितंबर 1887 को हुआ, अल्मोड़ा के खूंट गांव में। अच्छा, अल्मोड़ा में। जी, माता पिता थे मनोरथ पंत और लक्ष्मी पुष्पा, और उन्होंने पढ़ाई की, कानून की, LLB। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि समाज से जुड़ने की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, शायद 1903 में। हाँ बिल्कुल, महज 16 साल के थे तब वो। 1903 में अल्मोड़ा में उन्होंने हैप्पी क्लब बनाया था। हैप्पी क्लब, ये नाम थोड़ा उत्सुकता जगाता है। क्या था ये क्लब? मतलब उस जमाने में हैप्पी क्लब। हाँ, नाम सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं था। इसका उद्देश्य था युवाओं में एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाना। अच्छा। हाँ, खासकर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ विचारों को पनपने देना। तो ये उनके शुरुआती राष्ट्रवादी रुझान को दिखाता है, आप कह सकते हैं। यानी नींव बचपन में ही पड़ गई थी। जी, फिर 1905 में वो इलाहाबाद गए पढ़ाई के लिए, और 1910 में LLB करके अल्मोड़ा लौट आए और वकालत शुरू कर दी। और यहीं पर वो काकोरी कांड वाला मामला भी जुड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, अल्मोड़ा में वकालत करते हुए ही उन्होंने काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी थे उनकी पैरवी की, और इससे उनको कानूनी हलकों में काफी पहचान मिली। जाहिर है, इतना बड़ा केस था तो वकील के तौर पर तो वो स्थापित हो रहे थे, लेकिन ये राजनीतिक सफर कैसे साथ साथ चला? हाँ, वो साथ साथ ही चल रहा था। जैसे 1914 में उन्होंने काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना की। प्रेस सभा? जी, ये असल में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ही एक शाखा थी। उद्देश्य वही, हिंदी और राष्ट्रीय विचारों का प्रसार करना। अच्छा। फिर 1916 में कुमाऊं परिषद बनी। उसके गठन में भी इनकी बहुत अहम भूमिका थी। कुमाऊं परिषद, इसने क्या काम किया मुख्य रूप से? देखिए, कुमाऊं परिषद ने जो कुमाऊं क्षेत्र की स्थानीय समस्याएं थी, जैसे जंगलों के अधिकार या बेगार प्रथा जो थी, हाँ, बेगार प्रथा, उन मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया। तो इससे पंत जी सीधे जमीनी मुद्दों से जुड़ गए। यानी स्थानीय समस्याओं से राष्ट्रीय आंदोलन तक का एक पुल बना। और फिर गांधी जी का प्रभाव कब पड़ा? वो एक बड़ा मोड़ था 1921 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पंत जी उसमें पूरी तरह कूद पड़े। अच्छा। हाँ, वैसे उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओह, गोखले जी। जी, तो उनकी विचारधारा थोड़ी उदारवादी, मतलब नरम दल वाली थी। लेकिन 1921 से उनकी सक्रिय राजनीति, जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गई। और फिर तो उन्होंने कई बड़े पद भी संभाले। हाँ बिल्कुल, सफर काफी लंबा रहा। 1923 में वो स्वराज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए। उस समय ये बड़ी बात थी, विधान परिषद पहुंचना। जी हाँ, अंग्रेजों के समय में विधायिका में भारतीयों की आवाज उठाना। फिर 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, यानी राज्य स्तर पर भी नेतृत्व। जी, और 1934 में तो वो अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए। ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो विधायी रणनीति होती थी उसको तय करने वाली संस्था थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा, शायद 2 बार। जी हाँ, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहले 1937 से 1939 तक, फिर आजादी के बाद 1946 से 1954 तक। काफी लंबा समय। हाँ, और इसके बाद तो वो केंद्र में आ गए। जनवरी 1955 से लेकर 7 मार्च 1961, मतलब अपने निधन तक, वो देश के गृह मंत्री रहे। गृह मंत्री का पद, ये तो उनके प्रशासनिक कौशल और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता को दिखाता है। निश्चित रूप से। अच्छा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए उनके कुछ खास काम जो याद किए जाते हों? मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण काम था 1931 का पंथ प्रतिवेदन। पंथ प्रतिवेदन, ये किस बारे में था? ये असल में भूमि सुधारों पर आधारित था। इसका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा खत्म करना और जो काश्तकार थे उनके अधिकारों को मजबूत करना। इसने आगे चलकर जो भूमि सुधार हुए उसकी नींव रखी। अच्छा, जमींदारी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम। जी,
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हाँ। और उनकी कर्मस्थली काशीपुर रही। कहते हैं कि अंग्रेज भी उनके प्रभाव की वजह से काशीपुर को गोविंदगढ़ कहने लगे थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है, गोविंदगढ़। जी हाँ। और गृहमंत्री के तौर पर खासकर वो राजभाषा वाला मुद्दा, वो तो काफी जटिल था। हाँ बिल्कुल। आजादी के बाद भाषा नीति तय करना एक बहुत बड़ा और संवेदनशील सवाल था। तो 1957 में पंत जी की अध्यक्षता में ही संसदीय राजभाषा समिति बनी। उसे पंत समिति भी कहते हैं शायद। जी हाँ, पंत समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति ने जो राजभाषा आयोग की सिफारिशें थीं, उनकी समीक्षा की और 1959 में अपनी रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट ने भारत की राजभाषा नीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। यानी भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। बिल्कुल। और इन सब उपलब्धियों के साथ उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला। जी, 1957 में। और ये बात भी खास है कि वो उत्तराखंड से ये सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं आज तक। एकमात्र? अच्छा। जी। और जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नामकरण भी उन्हीं के सम्मान में किया गया है। हाँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता का भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है। हाँ, कौन सा? कि अदालत में एक बार जज ने उन्हें टोका उनकी खद्दर की टोपी पर, तो उन्होंने टोपी उतारने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं अदालत छोड़ सकता हूं पर अपनी टोपी नहीं उतारूंगा। ओके, वाह, ये तो उनके स्वाभिमान और सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। बिल्कुल। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी हुए 1965 में और फिर 1988 में। तो संक्षेप में देखें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक सफल वकील भी थे, एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी भी, एक बेहद कुशल प्रशासक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या गृहमंत्री। हाँ, और एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी। भूमि सुधार और भाषा नीति जैसे मुद्दों पर उनका काम ये दिखाता है। उनका देहावसान 7 मार्च 1961 को हुआ। जी, उनका योगदान वाकई कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। हाँ, तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। बिल्कुल। कि आज के भारत में जहां हम देखते हैं कि भूमि सुधार और भाषा नीति जैसे मुद्दे अभी भी कहीं न कहीं जटिल बने हुए हैं, वहां पंत जी का जो दृष्टिकोण था, उनका जो समस्याओं को सुलझाने का तरीका था, वो आज कितना प्रासंगिक हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। जरूर, ये एक अच्छा सवाल है विचार करने के लिए।